शाम 5 बजे की हर बड़ी खबर देख रहा है इंडिया मेरे साथ। नमस्कार, गुड इवनिंग। आप सभी के साथ मैं हूं मलिका मल्होत्रा और आइए खबरों के सफर की शुरुआत करते हैं। नासिक के टीसीएस धर्मांतरण केस में बहुत बड़ा खुलासा हुआ है। एक हिंदू महिला कर्मचारी का ब्रेन वॉश, उसका यौन और आर्थिक शोषण और फिर उसे जबरन इस्लाम कबूल करवाने की एक ऐसी घिनौनी साजिश जिसका जाल अब भारत से लेकर मलेशिया और पाकिस्तान तक फैलता नजर आ रहा है। नासिक पुलिस ने इस मामले में अदालत में अपनी पहली चार्जशीट दाखिल कर दी है। इस चार्जशीट में निदा खान, दानिश शेख और तौसीफ अत्तार की ट्रायंगल साजिशों का पूरा कच्चा चिट्ठा है, जो दफ्तर के भीतर ही धर्मांतरण की कल चला रहा है। टीसीएस की वो चमचमाती इमारत, आलीशान केबिन और लाखों के पैकेज वाली लाइफ। अमूमन कॉर्पोरेट लाइफ की यही तस्वीर दुनिया के सामने होती है, लेकिन टीसीएस के धर्मांतरण केस में लंबे समय के बाद पुलिस की चार्जशीट ने हैरान करने वाले खुलासे हुए हैं। वो खुलासे जो निदा खान एंड कंपनी की घिनौनी साजिश की एक एक परतें उधेड़ कर रख दे रहे हैं। एक हिंदू महिला जिसे एक सोची समझी साजिश के तहत दफ्तर के भीतर घेरा गया, ये पुलिस के आरोप। निदा खान, दानिश शेख और तौसीफ अत्तार, इन तीनों नामों ने मिलकर कंपनी के भीतर ही धर्मांतरण का ऐसा खतरनाक जाल बुना जिसने एक हंसती खेलती जिंदगी को नरक बना दिया। पुलिस की चार्जशीट धर्मांतरण के आरोपों पर पहली बार बड़े खुलासे लेकर आई है, जिसके मुताबिक आरोपी निदा खान ने आखिरकार अपना जुर्म कबूल कर लिया है। चार्जशीट के मुताबिक निदा खान ने माना है कि वो पीड़िता को नमाज पढ़ना सिखाती थी। निदा खान खुद पुलिस की टीम को अपने घर ले गई और बकायदा उस कमरे और उस कोने की शिनाख्त भी करवाई जहां वह पीड़िता को बुलाकर बकायदा उसे नमाज पढ़ने की ट्रेनिंग दिया करती थी। पुलिस के हाथ बहुत बड़ा डिजिटल सबूत लगा है। पीड़िता के मोबाइल की फॉरेंसिक जांच के दौरान इस्लाम धर्म से जुड़ी 37 ऑडियो क्लिप्स बरामद हुई हैं। इनके अलावा मोबाइल में कई यूट्यूब लिंक्स और 4 विशेष मोबाइल ऐप्स भी पाए गए हैं। पुलिस जांच में ये साफ हुआ है कि ये सभी ऐप आरोपी दानिश और निदा के कहने पर ही पीड़िता के फोन में जबरन इंस्टॉल कराए गए थे। चार्जशीट के मुताबिक आरोपी तौसीफ अत्तार ने पुलिस पूछताछ में जो उगला है वो और हैरान करने वाला है। तौसीफ के मुताबिक धर्मांतरण की ये पूरी प्लानिंग कंपनी परिसर के भीतर ही रची जा रही थी। टीसीएस ऑफिस बिल्डिंग की 7वीं मंजिल पर स्थित वो कैफे केवल चाय कॉफी का सेंटर नहीं था, बल्कि इस साजिश को रचने का मुख्य केंद्र बन चुका था, जहां दानिश, निदा और तौसीफ बैठकर समय समय पर पीड़िता के धर्मांतरण का पूरा खाका तैयार करते थे। साल 2025 के रमजान महीने के दौरान पीड़िता पर न सिर्फ मानसिक दबाव बनाया गया, बल्कि उसे जबरन इस्लामिक नियमों को पालन करने के लिए मजबूर किया गया। मुख्य आरोपी दानिश और तौसीफ अत्तार ने पीड़िता को पूरे 30 दिन के रोजे रखने के लिए कहा था। इस दौरान निदा खान उसे रमजान शुरू होने की तारीखें बताती थी, जबकि दानिश उसे रोजे रखने, सहरी और इफ्तार का समय तय करके देता था। पीड़िता को संतान नहीं हो रहे थे, जिसका फायदा उठाकर आरोपी तौसीफ ने उसका ब्रेन वॉश किया और कहा कि मैं तुम्हें अजमेर के एक मौलाना का नंबर दे रहा हूँ, वहाँ जाकर आने के बाद तुम्हें पक्का संतान होगा। पुलिस अब इस अजमेर के मौलवी के खतरनाक नेटवर्क को खंगालने में जुट गई है। इस साजिश के तार इतने गहरे हैं कि मुख्य आरोपी दानिश शेख और निदा खान ने पीड़ित युवती को कुछ ऐसी वेबसाइट्स के भी लिंक दिए थे जो भारत में पूरी तरह से प्रतिबंधित है। इन प्रतिबंधित वेबसाइट्स को खोलने के लिए युवती को एक विशिष्ट देश का वीपीएन यानी वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क इस्तेमाल करने के लिए कहा गया। आरोपियों की तरफ से उसे islamicfinder.org नाम की वेबसाइट और इस्लाम टिक्स नाम की यूट्यूब चैनल के लिंक्स शेयर कर लगातार दिमागी तौर पर सरेंडर करने को मजबूर किया जा रहा था। अब इस पूरे मामले में भारी राजनीतिक भूचाल आ चुका है। शिवसेना के उपनेता और प्रवक्ता संजय निरुपम ने इस मामले में सीधे मलेशिया और पाकिस्तान से जुड़े अंतर्राष्ट्रीय नेटवर्क के सक्रिय होने का दावा किया है। मामले की संवेदनशीलता को देखते हुए न्यायिक सत्र न्यायालय ने इस मामले की रोजाना यानी डे टू डे सुनवाई तय कर दी है।
न सिर्फ पुलिस और तकनीकी जांच एजेंसियां इन सभी डिजिटल सबूतों को कानूनी तौर पर कोर्ट के सामने मजबूत कर रही हैं, ताकि गुनहगारों को कड़ी से कड़ी सजा दिलाई जा सके। ब्यूरो रिपोर्ट, एनडीटीवी इंडिया। देखा कि किस तरह से ये बड़ा खुलासा इस मामले में हुआ है। चार्जशीट दाखिल की जा चुकी है और इस चार्जशीट में ये तमाम नाम, ये तमाम वो चेहरे हैं जिनकी भूमिका सामने आई है। निदा खान, दानिश शेख और तौसिफ अत्तार की ट्रायंगल साजिशों का ये पूरा कच्चा चिट्ठा है जो सामने आया है। दफ्तर के भीतर किस तरह से धर्मांतरण का रैकेट चलाया जा रहा था, किस तरह से मासूम लोगों का ब्रेन वॉश किया जाता था। तो एक तरफ महाराष्ट्र में इतना खतरनाक खेल चल रहा था, इतना बड़ा जाल बिछाया गया था, तो दूसरी तरफ यूपी में भी कई जगहों पर धर्मांतरण के रैकेट का बड़ा पर्दाफाश हुआ है। कहीं गरीब और असहायों की मजबूरी का फायदा उठाकर उन्हें धर्म बदलने के लिए मजबूर किया जा रहा है, तो कहीं नाम और पहचान छिपाकर रिश्तों की साजिश रची जा रही है। इस पूरे मामले पर योगी आदित्यनाथ ने सख्त तेवर अख्तियार किए हैं, साफ कह दिया है ये चल नहीं पाएगा। राम ने आखिर खर दूषण क्या कर रहे थे, मारीच और सुबाहु क्या कर रहे थे, वे भी सब यहां लैंड जिहाद के ही अभियान के साथ जुड़े हुए थे। जबरन कब्जा कर लेना, जबरन किसी भी जमीन को खाली देखा उसमें अपना तंबू गाड़ दिया, ये सब बंद हो जाना चाहिए। भारत की धरती उन आक्रांताओं के लिए जिनकी भारत के प्रति आस्था नहीं है, जो भारत के प्रति निष्ठा नहीं रखते, भारत के संस्कारों का सम्मान नहीं कर सकते, बहुत अच्छा, बहुत उन लोगों के लिए भारत की धरती धर्मशाला नहीं हो सकती है। सुना आपने, योगी आदित्यनाथ कह रहे हैं कि सचेत रहना होगा। योगी के रडार पर मारीच और खरदूषण है। ये कौन लोग हैं, वो योगी आदित्यनाथ ने बता दिया है। उन्होंने कहा ऐसे लोगों को छोड़ा नहीं जाएगा। लेकिन योगी आदित्यनाथ के ऐसे ऐलान और चेतावनी के बाद भी यूपी में प्रशासन की नाक के नीचे धर्मांतरण की साजिश जगह जगह चल रही है और योगी का इशारा शायद उन्हीं की तरफ है। सबसे पहले लखनऊ से सिर्फ 80 किलोमीटर दूर सीतापुर से आई तस्वीरें देख लीजिए। ये तस्वीरें देख लीजिए, ये पुलिस के छापे के दौरान की तस्वीरें। ये तस्वीर है उत्तर प्रदेश में गरीब, लाचार और आर्थिक रूप से पिछड़े हिंदुओं को टारगेट करने वाले एक बड़े और संगठित धर्मांतरण नेटवर्क के भांडाफोड़ की। मामला सीतापुर का है, जहां सेंट्रल यूपी मिशन नाम के एक गिरोह के 4 सक्रिय सदस्यों को दबोच लिया गया है। ये वही 4 लोग हैं। थाना क्षेत्र मिश्रिख में अभी 2 दिन पूर्व एक व्यक्ति सुरेंद्र सिंह नाम का, जो कि रहने वाला मूल रूप से बिहार का था और वर्तमान में कस्बा मिश्रिख में एक मकान में किराए पर रहता था और वहीं पे कमरे के अंदर ही वो चर्चनुमा स्थान बना के लोगों को धर्म प्रचार के लिए बुलाता था और प्रलोभन देकर वहाँ से धर्म परिवर्तन कराता था। उसको गिरफ्तार करके जेल भेजा गया था। ये लोग सेंट्रल यूपी मिशन के नाम से बाकायदा धर्मांतरण का पूरा रैकेट चला रहे थे, लेकिन धर दबोचे गए। इनके साथ साथ सीतापुर और आसपास पहले इस रैकेट के कई गुनहगार भी पकड़े गए हैं। पुलिस की तफ्तीश में सामने आया है कि इस गिरोह का जाल कई जिलों में फैला था। केरल का रहने वाला अरुण और हरगांव का सुरेश चंद्र मिलकर पड़ोसी जिलों खीरी, सुंदरवल और भीरा तक ये नेटवर्क चला रहे थे। इनका मास्टरमाइंड कानपुर का जॉनी सर उर्फ जोनाथन जोशुआ है, जो सोशल मीडिया और व्हाट्सएप ग्रुप के जरिए सोशल मीडिया अकाउंट की उसकी जांच की गई और साथ ही उससे पूछताछ की गई। उसके मोबाइल को खंगाला गया तो कुछ अन्य अभियुक्त प्रकाश में आए, जो कि सेंट्रल यूपी मिशन का एक व्हाट्सएप ग्रुप बना था, जो कानपुर का जोनाथन उर्फ जानी नामक व्यक्ति संचालित कर रहा था। उस ग्रुप के भी कई मेंबर थे जो कि गिरफ्तार किए गए हैं और वो सीतापुर और आसपास के क्षेत्रों में गरीब, आर्थिक रूप से गरीब अनुसूचित जाति के व्यक्तियों को प्रलोभन देके।
ये शातिर लोग अनुसूचित जाति और गरीब तबके को मुफ्त इलाज, राशन, दवाइयों और बच्चों की पढ़ाई का लालच देकर फंसाते थे। आरोपी सुरेश ने तो अपने घर में ही अवैध चर्च बना रखा था। इनके मोबाइल से संदिग्ध वित्तीय लेन देन के पुख्ता प्रमाण मिले हैं। की सूचना हमको मिली, जिसपे हम लोगों ने वहीं थाने में एक एप्लीकेशन दी और पूरी पुलिस टीम के साथ जाकर वहां जो धर्म परिवर्तन लोग कर रहे थे, जिसमें एक लखीमपुर का व्यक्ति था मंजीत कुमार नाम का, और जिसके घर पर यह धर्म परिवर्तन हो रहा था, उन लोगों को वहां जाके पकड़वाया। सीतापुर में जहां लालच देकर मजहब बदलने का खेल चल रहा था, तो वहीं शाहजहांपुर के तिलहर में पहचान छिपाकर घिनौने लव जिहाद की वारदात ने सनसनी फैला दी। यहाँ आरव बनकर अतीक नाम के युवक ने एक युवती को जाल में फंसाया। प्राप्त होने के पश्चात त्वरित कार्रवाई करते हुए सुसंगत धाराओं में मुकदमा पंजीकृत किया गया है। 2 अभियुक्तों में से एक को हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है एवं दूसरे की तलाश के लिए टीम गठित कर दी गई है। विवेचना प्रचलित है। अतीक ने सालों तक पीड़िता का शारीरिक शोषण किया, ये आरोप है। उसकी आपत्तिजनक तस्वीरें बनाई और फिर शुरू हुआ असली खेल। पीड़िता पर जबरन धर्म परिवर्तन कर निकाह करने का दबाव बनाया गया। विरोध करने पर अतीक और उसके भाई आसिफ ने जाति सूचक शब्द कहे और प्रताड़ित किया। इस खौफ से पीड़िता ने 2 बार खुदकुशी की कोशिश की। इससे पहले शामली में आयुष के मोहम्मद बनने का भी मामला सामने आ चुका है, जिसमें जिम चलाने वाली चांदनी पर आयुष की करोड़ों रुपए की दौलत हड़पने के नाम पर धर्म परिवर्तन की साजिश के आरोप लग चुके हैं। तो चाहे वो इलाज और राशन का लालच देकर सेंट्रल यूपी मिशन चलाने वाले गिरोह के सफेद पोश चेहरे हों या फिर आरव बनकर अतीक जैसे लोग, उत्तर प्रदेश में अब पहचान छिपाने वाले और जबरन मजहब बदलवाने वाले सिंडिकेट्स की खैर नहीं है। पुलिस की ताबड़तोड़ कार्रवाई ने साफ कर दिया है कि ऐसे हर जाल को कानूनन कुचल दिया जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, एनडीटीवी इंडिया। यूपी में 2027 विधानसभा चुनाव से पहले सियासी बिसात बिछने लगी है। एक दूसरे के खिलाफ बयानबाजी शुरू हो रही है, माइंड गेम शुरू हो गए हैं। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव लगातार राज्य की बीजेपी सरकार पर निशाना साध रहे हैं। अखिलेश का दावा है कि बीजेपी प्रयागराज समेत कई सीटों पर अपने प्रत्याशी बदलने जा रही है, खासकर उन सीटों पर जहां लोकसभा चुनावों में हार मिली थी। तारीख आने में भले ही अभी दिन बाकी हैं, लेकिन यूपी के अगले विधानसभा चुनावों के लिए पार्टियों की तैयारी शुरू हो चुकी है। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव एक अलग ही तरह की स्ट्रेटेजी से चलते दिख रहे हैं। बयानों के साथ साथ वो सोशल मीडिया पर बीजेपी को घेर रहे हैं, आए दिन नए पोस्ट कर रहे हैं। अपने नए पोस्ट में अखिलेश ने बीजेपी पर वार करते हुए लिखा है कि अभी हाफ हुए हैं, विधानसभा में टिकट नहीं मिलेगा तो साफ हो जाएंगे। अखिलेश आगे लिखते हैं कि सुना है इलाहाबाद की सारी सीटों पर भाजपा अपने प्रत्याशी बदलने जा रही है, क्योंकि भाजपा को लगता है कि ये सारे विधायक और प्रत्याशी केवल खाने कमाने में लगे रहे और लोकसभा सीट हाथ से निकल गई। यही फॉर्मूला उत्तर प्रदेश की उन सभी 43 लोकसभा सीटों पर लागू किया जा रहा है जहां इंडिया गठबंधन की जीत हुई थी, और बाकी उन 9-10 सीटों पर भी जहां भाजपा हेर-फेर करके सर्टिफिकेट से जीती थी, वोट से नहीं। अखिलेश पिछले लोकसभा चुनावों की ओर इशारा करते हुए दिख रहे हैं, जिसमें उनकी पार्टी ने शानदार प्रदर्शन किया था, जबकि बीजेपी को खासा नुकसान हुआ था। यूपी में लोकसभा की 80 सीटें हैं। 2019 में बीजेपी ने 80 में से 62 सीटें जीती थी, जबकि 2024 में वो सिर्फ 33 सीटें जीत पाई थी। जबकि सपा ने 2019 में सिर्फ 5 सीटें जीती थी, जबकि 2024 में 37 सीटें जीतकर यूपी की सबसे बड़ी पार्टी बन गई। अखिलेश कह रहे हैं कि प्रयागराज की सारी सीटों पर बीजेपी अपने प्रत्याशी बदलने जा रही है। अपने पोस्ट में अखिलेश तंज कसते हैं कि सुना है कि भाजपा के वर्तमान विधायक खुद भी चुनाव नहीं लड़ना चाहते हैं, क्योंकि पीडीए के सामने उनके जीतने की कोई भी उम्मीद नहीं बची है। बीजेपी के मूल वोटर अब 1/4 भी नहीं रह गए हैं, इसलिए भाजपा के वर्तमान विधायक हारे हुए चुनाव में अपनी कमाई खर्च नहीं करना चाहते हैं, बल्कि बाकी जीवन के लिए पैसे बचाकर रखना चाहते हैं, क्योंकि उनको ये भी पता है कि इस बार भाजपा पक्का जाएगी और फिर कभी नहीं आएगी।
अखिलेश यादव का ये कहना है कि जिन लोकसभा सीटों पर खास तौर पे भारतीय जनता पार्टी की हार हुई है, वो सीटों का जिक्र कर रहे हैं, जिनमें वो उन 36 सीटों की बात कर रहे हैं जहां पर समाजवादी पार्टी की जीत हुई, 6 सीटों की बात कर रहे हैं जहां कांग्रेस की सीट हुई, और 10 सीटों जिनका वो हमेशा जिक्र करते रहते हैं कि ये जीती हुई सीटें थी इंडिया गठबंधन की, लेकिन सरकार ने साजिश करके उन्हें हराया। तो इन सब सीटों को जोड़कर तकरीबन 230 के आसपास सीटों का आंकड़ा वो कह रहे हैं कि जिन पर बीजेपी अपने सारे उम्मीदवार बदलने चाह रही है, और उम्मीदवार तो बदलेगी बीजेपी, लेकिन खुद उम्मीदवार भी जो है वो लड़ना नहीं चाहते, ऐसा अखिलेश यादव का गणना है, ऐसा उनका कहना है। पर महत्वपूर्ण ये कि सीधे तौर पर आज पहली बार आंकड़ों का जिक्र करते हुए, सीटों का जिक्र करते हुए अखिलेश यादव ने निशाने पर भारतीय जनता पार्टी को लिया है। अखिलेश एक तरह से इशारा कर रहे हैं कि लोकसभा चुनावों में जो हुआ वही अगले विधानसभा चुनावों में होने जा रहा है। अखिलेश ये आरोप लगाते रहे हैं कि बीजेपी की नीतियों के चलते उनका मूल वोटर घट चुका है और जनता का गुस्सा उफान पर है। आरोप लग रहे हैं तो उनका जवाब भी उसी ताकत से दिया जा रहा है। अखिलेश यादव मानसिक अवसाद में है और निरंतर हारने के नाते वो अवसाद में चले गए। उनको हमेशा गलत बयानी करने का, और हम कह सकते हैं कि हिंदू धर्म और सनातन का अपमान करने की एक आदत सी पड़ गई है। उत्तर प्रदेश की जनता विकास के साथ है, योगी और मोदी के साथ है। उत्तर प्रदेश की जनता तरक्की के साथ है। अखिलेश जी के अवसाद के बयान के चक्कर में उत्तर प्रदेश की जनता नहीं फंसने वाली है, और उत्तर प्रदेश की जनता अखिलेश की सच्चाई जान चुकी है। यूपी में बयानों की तल्खी बढ़ती जा रही है। टोटी चोर से लेकर करप्ट मौत तक कहा जा रहा है। हम देखते हैं, हमने हर घर नल की योजना को आगे बढ़ाया, पता लगा कोई टोटी चोरी कर रहा है, कोई अन्य प्रकार से उसको नुकसान कर रहा है, खुला है तो खुला हुआ है। सीएम योगी के बयान पर जवाब अखिलेश यादव का भी आया। उन्होंने सीएम की परिभाषा ही बदल दी। 5 जून को ही अखिलेश ने एक्स पर पोस्ट किया कि सीएम यानी करप्ट माउथ। सीएम योगी आदित्यनाथ ने गोंडा में पूर्व की समाजवादी सरकार को आड़े हाथों लिया था, अच्छी सरकार चुनने को कहा। अच्छी सरकार चुनोगे, अच्छे परिणाम आएंगे। अच्छे लोगों को चुन करके भेजोगे, अच्छे परिणाम आएंगे। गलत लोगों को चुनोगे तो उसका खामियाजा से भी कोई वंचित नहीं कर पाएगा। वैसे जून का महीना है, गर्मी के साथ साथ यूपी में सियासी पारा भी बढ़ता जा रहा है, और जैसे जैसे चुनाव का समय पास आएगा ये जंग और भीषण होती जाएगी। लखनऊ से अजय दुबे के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, एनडीटीवी इंडिया। उत्तर प्रदेश के बाद अब बात बंगाल की करते हैं। बड़ी खबर मिल रही है, सोनिया गांधी से मिली ममता बनर्जी। 10 जनपद जाकर सोनिया गांधी से मुलाकात की ममता बनर्जी ने। सोनिया गांधी से मिलकर ममता बनर्जी लौटी हैं। 2 दिनों में सोनिया गांधी और ममता बनर्जी की दूसरी मुलाकात है। कल इंडिया ब्लॉक की बैठक में भी दोनों की मुलाकात हुई थी और एक दूसरे को गर्मजोशी से मिलते हुए नजर आई थी। तस्वीरों में एक दूसरे को गले लगाकर मुस्कुराते हुए तस्वीर भी सामने आई थी उस बैठक के बाद। तो 2 दिन में सोनिया गांधी और ममता बनर्जी की ये दूसरी मुलाकात है। तो एक तरफ ये मुलाकात हुई है, अब बात करते हैं कि पश्चिम बंगाल में हालात कैसे हैं। पश्चिम बंगाल में चुनावों के नतीजे क्या आए? राज्य की पूर्व सीएम ममता बनर्जी और उनकी पार्टी टीएमसी की मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं। चुनाव हारे, फिर विधायकों ने साथ छोड़ा, अब सांसद भी दीदी का साथ छोड़ने के लिए तैयार हैं। खबरों के मुताबिक टीएमसी के बागी नेताओं की आज रात 8 बजे काकोली घोष के घर पर बैठक होगी, जिसमें अगली रणनीति पर चर्चा होगी। पंद्रह साल तक पश्चिम बंगाल में सत्ता पर काबिज रही ममता बनर्जी और टीएमसी, लेकिन सत्ता क्या गई, एक एक कर अपने भी साथ छोड़ रहे हैं। टीएमसी अपने सबसे बड़े राजनीतिक और आंतरिक संकट से जूझ रही है। पार्टी के 58 विधायक और कई प्रमुख सांसद अब बगावती रुख अपना चुके हैं, नई पार्टी बनाने की बात कर रहे हैं। विधायकों के बाद अब सांसद भी दीदी से किनारा कर रहे हैं। सांसद काकोली घोष दस्तीदार ने दावा किया है कि उनके पास 20 सांसदों का समर्थन है और वो एनडीए में शामिल होने जा रहे हैं।
लोकसभा में टीएमसी के पास 28 सदस्य हैं, जिनमें से 20 सांसदों के टीएमसी से जाने की बात है। दावों के मुताबिक इन बागी सांसदों ने काकोली घोष दस्तीदार को अपना चीफ विप चुना है। काकोली घोष ने बाकी सांसदों के साइन वाला लेटर लोकसभा स्पीकर को भेजा था। इसमें टीएमसी से अलग हुए सांसदों के लिए अलग संसदीय ब्लॉक के रूप में सीटिंग मांगी गई। ये अब ममता से नाराजगी की बात कर रहे हैं। चुनाव के चलते पहले ये कदम नहीं उठाया। जो हमारे लीडर है उनसे भी बात किया, लेकिन कुछ खुल के नहीं इसलिए कहा कि चुनाव में असर पड़ेगा। अभी तो चुनाव हो गया और मेरे कहने के मैंने कुछ कहा, जनता ने मत दे दिया। लगता है जनता भी नाराज है, तो हम लोग इसीलिए सोचा कि आगे आना चाहिए। जानकारी के मुताबिक रविवार रात को बागी सांसदों की बैठक हुई। दिल्ली में 10 टीएमसी सांसदों ने केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव के आवास पर बैठक की। बंगाल सीएम शुभेंदु अधिकारी भी इनसे मिलने पहुंचे। इतना ही नहीं, बागियों ने काकोली घोष को अपना नेता चुनते हुए एनडीए को समर्थन देने का ऐलान कर दिया। टीएमसी के बागी सांसदों का दावा है कि वो टीएमसी को बचाने की कोशिश कर रहे हैं। इनका कहना है कि ममता बनर्जी को टीएमसी कार्यकर्ताओं ने बनाया। टीएमसी के नेता जो अभी टीएमसी में हैं, अलग नहीं हो रहे हैं। वो कह रहे हैं ममता बनर्जी ने आप लोगों को सांसद बनाया है, ममता बनर्जी ने आप लोगों को नेता बनाया है। अरे ममता बनर्जी को कौन बनाया है? ममता बनर्जी को कौन बनाया है? हमारा खून से बनाया है ममता बनर्जी। ये देखो गोली का आवाज, ये तो टीएमसी किया था ना, यहाँ गोली नहीं फटा, बच गया। ममता बनर्जी को कौन बनाया? टीएमसी वर्कर बनाया, टीएमसी नेता लोग बनाया। टीएमसी में बगावत के बीच ममता बनर्जी और उनके भतीजे अभिषेक बनर्जी सोमवार को दिल्ली पहुंचे थे। मकसद एक तरफ इंडिया ब्लॉक की बैठक में हिस्सा लेना था, वहीं दूसरी तरफ पार्टी सांसदों में बढ़ती असंतोष की स्थिति का आंकलन करना भी था। लेकिन लगता है कि उनके हाथ से कमान निकलती जा रही है। मंगलवार को ममता के समर्थन वाले सांसदों ने कहा कि इस टूट के पीछे बीजेपी का हाथ है। बागी सांसदों को गद्दार का तमगा दिया है। इन गद्दारों से मैं जानना चाहता हूं कि तुम्हें तकलीफ हो रही थी तो तुमने इलेक्शन के बाद ये तकलीफ क्यों जाहिर की? इलेक्शन के पहले करना चाहिए था। इस प्रकार की गद्दारी जिस थाली में खाया उसी में छेद। I could have understand they are discussing in a separate place, not with any BJP people. I could have appreciated their intention, but they have changed their leader. They have changed their leader from Mamata Banerjee to Narendra Modi. पार्टी के राज्यसभा सांसद सुखेंदु रे राज्यसभा और पार्टी की प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा दे चुके हैं। दर्द यही कि पार्टी में उनकी एक बात नहीं सुनी जाती। मेरे मन में भी ये भी एक कारण है कि हम लोग है पार्टी में, कमेटी में, लेकिन हम लोग फालतू आदमी हैं। हमारा बात सुनने के लिए कोई तैयार नहीं। वही ममता के समर्थकों का दावा है कि ये बीजेपी का ऑपरेशन लोटस है। लेकिन मैं बोला कि आपसे दोस्ती रहेगी कि, लेकिन मैं जो पार्टी के सिंबल से जीता उसी में रहूंगा। धन्यवाद। जो लोग एमपी हो या एमएलए हो, ये तृणमूल कांग्रेस से दीदी का सिंबल लेकर 2 दिन पहले दीदी 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 दीदी, आज क्या एनडीए के साथ मैं सुन रहा हूँ, तो ये क्या पॉलिटिक्स हुआ? एक तरफ ममता अपनी पार्टी बचाने की कोशिश में है, वो इंडिया गठबंधन से भी अब रिश्ता मजबूत करने की कोशिश कर रही है। इस गठबंधन की सबसे बड़ी पार्टी है कांग्रेस। पश्चिम बंगाल में कांग्रेस के बड़े नेता अधीर रंजन चौधरी ने टीएमसी में जो हो रहा है उसे नौटंकी बताया है। नौटंकी करने का बावजूद अगर ये लोग सीधे एनडीए में शामिल हो जाते तो अच्छा लगता। सवाल ये है कि टीएमसी का आगे क्या होगा। बागी सांसदों का कहना है कि वो एनडीए को समर्थन देंगे। इससे एक बात तो तय है कि एनडीए की ताकत मजबूत होगी। अखिलेश शर्मा और तेजस्वी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, एनडीटीवी इंडिया। देख रहा है इंडिया में ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। आइए खबरों के सफर में बढ़ते हैं आगे। उत्तर प्रदेश में एक बार फिर नौकरियों का सबसे बड़ा महाकुंभ सड़कों, स्टेशनों और ट्रेनों में उमड़ पड़ा है। यूपी पुलिस कांस्टेबल भर्ती परीक्षा के शुरू होते ही सूबे के तमाम जनपदों से ऐसी तस्वीरें आ रही हैं जो हैरान भी करती हैं और युवाओं के संघर्ष की कहानी भी बयां करती हैं। लखनऊ से लेकर झांसी तक
रेलवे स्टेशनों पर पैर रखने की जगह नहीं है। ट्रेनें खचाखच भरी हैं। नौकरी की चाहत और बेरोजगारी का आलम ऐसा कि पैसेंजर तो दूर, एक्सप्रेस ट्रेनों के पहिए भी इस भारी भीड़ के आगे ठिठकते नजर आ रहे हैं। कृपया ध्यान दीजिए, गाड़ी संख्या 1 2 पीछे हो जाइए। कॉपी निकाल लीजिए, घड़ी और ज्वेलरी निकाल। हाँ बिल्कुल, यात्रीगण कृपया जरूर ध्यान दें। ये यूपी पुलिस कांस्टेबल भर्ती परीक्षा के अभ्यर्थी हैं। कृपया दूरी बनाए रखें। पीछे हो जाइए सब लोग। अब दूरी न बनाए तो क्या करें? तस्वीरें देख लीजिए, फिर तय कर लीजिए कि इसमें कोई सामान्य इंसान घुस पाएगा क्या? अगर घुस गया तो बैठ पाएगा क्या? बैठ गया तो क्या उठ पाएगा? ये हुजूम, ये सैलाब, ये नरमुंडों का समंदर लखनऊ के चारबाग पर उमड़ा है, जहां ट्रेन आते ही शुरू हो जाती है ऐसी भगदड़ जिसमें लक्ष्य सिर्फ इतना सा है कि ट्रेन में एंट्री मिल जाए। अब कैसे घुसना है ये खुद तय करो। जो ताकतवर है, तेज है, उसका यहाँ भी जोर चल रहा है। लेकिन आपातकालीन खिड़की का असली उपयोग ये पुलिस भर्ती वाले अभ्यर्थी कर रहे हैं। ये गया बैग समेत इंसान अंदर। इसे पलायन वेग की रफ्तार से अंदर धकेल दिया गया ताकि बाहर न निकल पाए। फिर ये अगले ने भी राजपाल यादव स्टाइल में अंदर एंट्री मारी। फिर ये तीसरा, फिर ये चौथा, ये पांचवा और ये छठा भी आखिरकार घुस ही गया। कोई घुस गया तो उसका बैग बाहर छूट गया, किसी का बैग अंदर चला गया तो खुद छूट गया। लखनऊ रेलवे स्टेशन पर इस समय ऐसे ही जनसमुद्र का रेला फूट पड़ा है। ये वो अभ्यर्थी हैं जो पुलिस कांस्टेबल भर्ती परीक्षा के लिए आए हैं या फिर जा रहे हैं। कानपुर भी पीछे नहीं है, लखनऊ को बराबर टक्कर दे रहा है। वैसी ही धक्का मुक्की, वैसे ही अभ्यर्थियों का बवंडर। बस खड़े हो जाइए, ये अंदर भेज देंगे या फिर बाहर धकेल देंगे। अंदर की तस्वीरें भी देख ली। भीड़ ऐसी कि समूचा रेलवे स्टेशन इनके अंडर में आ गया हो मानो। स्टेशन ही पूरा का पूरा घर हो गया है। वहीं सोना है, वहीं बैठना है, वहीं खाना है, वहीं पढ़ना है। 24 घंटे की तस्वीर ऐसी ही बन गई है। एक एक विजुअल देख लीजिए। ये नजारा दुर्लभ है, बड़ी मुश्किल से मिलता है। ये तस्वीरें बताती हैं कि देश में बेरोजगारी का आलम कैसा है। एग्जाम का मौका मिला नहीं कि निकल पड़े मैदान मारने, और फिर जो भीड़ नजर आती है वो ऐसी दिखती है। समूचे यूपी में बस, ट्रेन और सड़कों पर पुलिस कांस्टेबल अभ्यर्थियों का रेला दौड़ रहा है। ऐसा ही आलम झांसी समेत तमाम दूसरे जिलों में भी दिख रहा है। ट्रेन आती है, अभ्यर्थी 100-100 मीटर की दौड़ वाली रफ्तार में भागते हैं ताकि सीट मिल जाए। यहाँ भी अभ्यर्थी इतने हैं कि इन्हें संभालने में पसीने छूट रहे हैं। लेकिन क्यों? तो इसके पीछे है अभ्यर्थियों के नंबर और बेरोजगारी का आलम। इस बार यूपी पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड ने 32,679 पदों के लिए वैकेंसी निकाली है, लेकिन इसके बदले आए आवेदनों की संख्या होश उड़ाने वाली है। लगभग 28,86,000 से ज्यादा युवाओं ने इस बार फॉर्म भर दिया। यानी हर एक पद के लिए कम से कम 88 उम्मीदवार मैदान में हैं। यही वजह है कि 8, 9 और 10 जून को होने वाली इस परीक्षा के लिए सूबे के 1180 परीक्षा केंद्रों पर हर जगह इसी तरह से जनसैलाब उमड़ पड़ा है। 39,000 लोगों का सेंटर है और उसमें बहुत सारे लोग जो है वो हम ये अपेक्षा कर रहे हैं कि वो रेल से आएंगे। तो इसके लिए झांसी मंडल ने थोड़े व्यापक प्रबंध किए हैं। 4 स्पेशल ट्रेन चलाई जा रही हैं हर रोज। सोचिए, सिर्फ झांसी में ही 39,000 से ज्यादा अभ्यर्थी परीक्षा देने पहुंच रहे हैं। ऐसे में समझिए, जहां इतनी भारी संख्या में अचानक ट्रेन और बसों में लोग पहुंच जाएंगे, वहां के ट्रैफिक सिस्टम की हालत कैसी हो जाएगी। क्या व्यवस्था है? क्या व्यवस्था आप देख ही रहे हैं। क्या व्यवस्था है? कोई व्यवस्था नहीं है। पुलिस का काम हमको नहीं लगता है। हमको नहीं लगता सही चल रहा है। हम लोग सही करेंगे, जो न्यू जनरेशन आएंगे वो लोग सही करेंगे। करप्शन का सिस्टम में है,
बट उसको सुधारना पड़ेगा, हम ही लोग सुधारेंगे ना, बाकी कोई सुधारने नहीं आएगा। लेकिन दाद देनी पड़ेगी इन अभ्यर्थियों की जो इतनी धक्का मुक्की, इतनी भीड़ और 45 डिग्री के टॉर्चर में भी हंस रहे हैं, खिलखिला रहे हैं, नौकरी के लिए उत्साहित दिख रहे हैं। ट्रेन के अंदर की ये तस्वीर भी देख लीजिए, कहीं तिल रखने तक को जगह नहीं, हर तरफ नरमुंडों का सैलाब है, लेकिन सबके चेहरे पर हंसी है। ट्रेन में यूपीपी का एग्जाम है, यूपीपी के एग्जाम में इतनी बड़ी बेरोजगारी देखने को बेरोजगारी का मुख्य कारण। इससे पहले साल 2024 में 60,000 से ज्यादा पदों के लिए परीक्षा आयोजित की गई थी। अब 2 साल बाद 2026 में 32,000 से अधिक पदों की इस परीक्षा के लिए युवाओं ने एक बार फिर से अपनी ताकत झोंक दी है। प्रशासन ने सुरक्षा और पारदर्शिता के कड़े इंतजाम किए हैं। बसों के किराए में 50% की छूट का ऐलान किया गया, लेकिन जब 28 लाख से ज्यादा की आबादी एक साथ सड़कों पर उतर आएगी तो इंतजामात की कलई खुलना लाजमी है। दावेदारी बड़ी है, मुकाबला बहुत बड़ा और कड़ा है और सड़कों पर उतरा ये जन सैलाब इस उम्मीद में सब कुछ भूलकर परीक्षा देने पहुंच रहा है कि उसकी भी बेरोजगारी खत्म होगी, उसे भी सरकारी नौकरी मिल जाएगी। लखनऊ से रणवीर के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, एनडीटीवी इंडिया। It's a very great and bright movement to our organization. This tunnel we can travel within 15 to 20 minutes. We provide all safety measures. हमने भी आने वाली जनरेशन्स के लिए कुछ ना कुछ कर दिया। किसी भी इमरजेंसी के लिए ये टनल अब खुली हो, चाहे आर्मी की इमरजेंसी हो, सिविल इमरजेंसी हो, इसके लिए ये टनल अब खुली रहेगी। जम्मू कश्मीर की जमीन से बहुत अच्छी खबर आई है, ऐसी खबर जो हिंदुस्तान के विकास की नई इबारत लिख रही है। वो इबारत जो कह रही है कि अब हिंदुस्तान के लिए कोई मौसम, कोई तूफान, बर्फबारी उसके रास्ते रोक नहीं सकता। जी हां, बड़ी खबर जोजिला टनल से जुड़ी हुई है। अब जोजिला टनल का ब्रेक थ्रू सफल हो गया है। इस सफल ब्रेक थ्रू का मतलब ये हुआ कि अब कश्मीर से पूरे साल लद्दाख भी जुड़ा रहेगा। ये पूरा ब्रेक थ्रू केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी के सामने हुआ। 13.15 किलोमीटर लंबा है जोजिला टनल। इसकी वजह से घंटों का सफर अब सिर्फ 15 मिनट में पूरा हो जाएगा। ये दुनिया की सबसे लंबी सिंगल ट्यूब सुरंग है। श्रीनगर करगिल लेह हाईवे पर स्थित जोजिला पास उस इलाके का ही नहीं बल्कि भारत की जीवन रेखा है। लेकिन अक्सर सर्दी के मौसम में ये अभिशाप बन जाता था, जब यहाँ बर्फीले तूफान, हिमस्खलन और माइनस तापमान के कारण पूरा इलाका महीनों तक देश के बाकी हिस्से से कट जाता था।